जो बच्चों ने यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन किया वो सही में काबिल तारीफ है। इस उम्र में सबके सामने खड़ा होकर बात करना, लीडर होके, दैट्स गुड थिंग। एंड कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं कि जहाँ पे कुछ बहुत अच्छी इनोवेटिव आइडिया उन्होंने लाई और उसको सही मायने में हम कमर्शलाइज भी कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं सराहना करूँगा उनकी, उन बच्चों की। और ये जो प्रोजेक्ट हम हमारे ग्रुप से जो आएंगे वो भी उसको कैसे आगे लेके जाना है वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा आप लोगों को। दूसरा जो ग्रामीण भाग खेड्यातून जे आलेली मुलं आहे त्यांचं जे डीप नॉलेज आहे की त्यांनी ज्या प्रोजेक्टवरती जो भी व्यवसाय घेतलेला आहे किंवा जो भी मॉडेल बनवलेलं आहे तर त्याचं जे त्यांनी डीप खोलवरती जे नॉलेज घेऊन जे त्यांनी इथं प्रेझेंट केलं ते खूपच चांगलं आहे आणि त्यांना अशाच प्रकारे ग्रूम करणं आवश्यकता आहे आणि त्या पद्धतीने ते पुढे जाऊ शकतात। धन्यवाद। तो बच्चों के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चे ज़्यादातर जो टीम थी वो बड़े कॉन्फिडेंट थे और उन्होंने रिसर्च करी हुई थी अपने सब्जेक्ट के ऊपर और कुछ ने ट्रायल भी किया हुआ था कुछ बेचने के लिए जो भी प्रोडक्ट वो चाहते थे। इंजीनियरिंग के ऊपर 2-3 टीम्स थी। एक टीम बहुत ही अच्छी थी जो हमें लगा, मेरे ख्याल से बाकी को भी लगा एक बड़ी अच्छी टीम थी, बहुत कॉन्फिडेंटली बात किया। और कुछ लोगों को और ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है क्योंकि उनको मुझे लगा कि उनका नॉलेज अपने सब्जेक्ट के ऊपर कम था, उन्होंने रिसर्च कम करी थी, तो उन लोगों को थोड़ा सा और ज़्यादा कुछ टीमें जो है उनको और सर्च करनी चाहिए। बट ओवरऑल बहुत ही बढ़िया एफर्ट है और मुझे लगता है ये काफ़ी फ्यूचर में उनको हेल्प करेगा एग्रीकल्चर को अडॉप्ट करने के लिए, फार्मिंग को अडॉप्ट करने के लिए। सबसे हार्टनिंग ये लगा कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ पार्टिसिपेंट्स वर गर्ल्स। नॉर्मली एग्रीकल्चर और एग्री इंडस्ट्री से एसोसिएशन नहीं होता है। इट वाज गुड टू सी सो मेनी गर्ल्स पार्टिसिपेटिंग एंड प्रेजेंटिंग एंड बीइंग वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ व्हाट दे वर टॉकिंग अबाउट, सो दैट वाज अ बिग प्लस। उसके अलावा आई थिंक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, क्या बनाना है क्या बेचना है, दैट वाज वेरी गुड। थोड़ा और नंबर पे मेहनत हो सकती है इन टर्म्स ऑफ नेक्स्ट लेवल ऑफ डिटेल की कैसे करना है, वो सोचा जा सकता है। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। सी द बेस्ट पार्ट मतलब जो मुझे यहाँ पे लगा वो ये था कि जो बच्चे आए वो बच्चे मोस्टली एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से थे, तो उनको ऐसा नहीं है कि जो वो पढ़ रहे हैं कि उसी से ही नॉलेज है। उन लोगों ने प्रैक्टिकल भी जो है मतलब मे बी उनकी फैमिली के अंदर में या उनके आसपास के अंदर में उन्होंने काफ़ी प्रैक्टिकल नॉलेज भी जो है वो गेन किया है। उसके बेसिस पे वो अपना एक्सपीरियंस या उन्होंने जो है अपना एक विजन लेके और यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिया, वो काफ़ी एक बहुत अच्छी चीज़ है। जो सुधार की अगर बात करें तो मोस्टली मतलब मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों ने चार्ट्स के थ्रू जो है प्रेजेंटेशन दिया था, तो एक कुछ ऐसा वर्किंग मॉडल्स भी हो सकते हैं कि जिससे और ज़्यादा जो है कि वो बता सकें कि वो क्या चीज़ बनाना चाह रहे हैं उसके अंदर। बट ओवरऑल बहुत ही अच्छा जो बच्चों का प्रेजेंटेशन था। हल्लीचा उपक्रम जो आहे तो फारच चांगला आहे। 8वी 9वीच्या मुलांना जो ॲग्रिकल्चरचं बॅकग्राऊंड काहींना आहे काहींना नाही, त्यांनी ते चांगल्या प्रकारे त्यांचं प्रेझेंटेशन केलेलं आहे। काहींना अनुभव आहे, त्यांनी फार्मिंगचं प्रेझेंटेशन केलं आणि खूप चांगल्या तोडक्या मोडक्या का होईना पण चांगल्या याच्यामध्ये त्यांनी प्रेझेंटेशन करायचा खूप प्रयत्न केलेला आहे। त्यांचं जे प्रोजेक्ट आहे ते त्यांनी कॉन्फिडन्सने पूर्ण एक्सप्लेन केलं आहे आणि खरंच त्यांचं सर्वांचं कौतुक करायचं वाटतं। आणि जास्तीत जास्त म्हणजे मुलींचा पार्ट मला मोर दॅन 50% मी म्हणेल की मोर दॅन 50% मुलींनी त्याच्यामध्ये पार्टिसिपेट केलेलं आहे आणि हा उपक्रम फारच चांगला आहे। जसं आता सरांनी सांगितलं त्याप्रमाणे हा खरंच एक स्तुत्य उपक्रम आहे आणि जर तुम्ही बघाल पर्टिक्युलरली मुलांनी किंवा मुली ज्यांनी पार्टिसिपेट केलं त्यांनी बिझनेसचे जवळजवळ सगळे अँगल टच करण्याचा प्रयत्न केला की म्हणजे माझं रॉ मटेरियल असेल तर कुठून खरेदी करता येईल किंवा काय प्रोसेस करणार आहे किंवा कुठं विकणार आहे किंवा मार्केटिंगसाठी काय करावं लागणार आहे, ह्या वेळात ह्या सगळ्या गोष्टी समजणं आणि त्या कनेक्ट करणं हे खूप महत्त्वाचं आहे। आणि ह्या गोष्टी त्यांच्यासाठी फाउंडेशन बनतील, पुढे जाऊन ते विचार करू शकतील, त्यांना व्यवसाय करायचा असेल किंवा इतर नोकरी जरी करायची असेल तर हा त्यांच्यासाठी एक चांगला बेस तयार होतोय। आणि जसं की मयंकजींनी सांगितलं की
हे जे काही त्यांना प्रेझेंटसाठी जर एखादं स्ट्रक्चर तयार केलं की म्हणजे त्यांच्या इनपुट वगैरे काय आहे, त्यात काय कॉस्ट लागणार आहे किंवा त्यांचं आउटपुट काय, त्याचं कॉस्ट काय आहे, मार्केटिंगसाठी ते काय प्लॅन होणार आहे आणि ते त्या पद्धतीने जर प्रेझेंट करायला सांगितलं तर एक युनिफॉर्मिटी येऊ शकेल सगळ्या स्ट्रक्चरमध्ये, जेणेकरून की पॅनल मेंबरला ते इव्हॅल्युएट करण्यामध्ये अजून सोपं जाईल. मुझे लगता है ये जो बच्चे आए यहाँ ये रूरल बैकग्राउंड से थे, लेकिन उसके बाद भी दे वर वेरी कॉन्फिडेंट. वो उनको एक प्रैक्टिकल नॉलेज थी, कोई थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ वो बात नहीं कर रहे थे. ये बहुत कमेंडेबल है. और ज़्यादातर जो यहाँ पर बिजनेस प्लान प्रेजेंट हुए वो प्रोडक्ट रिलेटेड थे, जिसमें कि मार्केटिंग है. तो शायद थोड़ा और रिसर्च करने की ज़रूरत है कि मार्केट में कोई और प्रोडक्ट है तो कॉम्पिटिटर कौन है, कैसा है, हम कैसे स्टैंड कर सकते हैं. एक मुझे लगता है शायद फ्यूचर में वो सर्विसेज और टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, जो कि एक एरिया इमर्जिंग एरिया है एग्रीकल्चर के लिए. सो अगर उसमें भी ज़्यादा प्रेजेंटेशन आएंगे तो शायद बहुत अच्छा होगा. जो बच्चे छोटी उम्र में स्टेज पे आके प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, जल्दी के सामने बोल सकते हैं, वो अपने आप में बहुत एक शक्ति होती है. दूसरा क्या है कि गवर्नमेंट पीछे पड़ी है कि सीएनजी प्रोडक्शन, गैस प्रोडक्शन कैसे करना चाहिए, हमारा एनवायरमेंट कैसे सुधारना चाहिए. वही बाबत में जो बच्चे ने दिखाया हमको बहुत अट्रैक्टिव है और उसके अपने आप में ताकत है. हमको इसके लिए मार्केट खड़ा करना पड़ता है फील्ड में जाके गवर्नमेंट के सामने कि मिडल निकल जाए और डायरेक्ट फार्मर को कैसे बेनिफिट होगा वो हमको सोचना पड़ेगा. प्रेजेंटेशन देख के बहुत अच्छा लगा. इस बार काफ़ी सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी थे, काफ़ी सारे फ्यूचर में बिजनेस प्लान बनाने वाले थे, काफ़ी सारे बच्चों ने ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं, वो देख के बहुत अच्छा लगा. तो प्रैक्टिकल एक्चुअली करने में बहुत सारा एक्सपीरियंस पता चलता है, प्रॉब्लम पता चलते हैं कि मार्केट में बिक रहा है तुम्हारा प्रोडक्ट या तो सक्सेसफुल हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसमें क्या सोल्यूशंस मिल रहे हैं. तो आई थिंक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से काफ़ी कुछ आपको बेनिफिट हुआ है. और यहाँ पे सभी जजेस ने जो आपको सजेशन दिए उसका आप सोच के इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको और बेटर होगा. और प्रेजेंटेशन करते टाइम कॉन्फिडेंस लाना है थोड़ा सा. और काफ़ी लोगों ने कॉन्फिडेंस था, बट काफ़ी लोग मतलब आप नीचे देख के बात कर रहे हो, आपने सर ऊंचा करके ऊपर देख के आंखों में आँख मिला के बात करना चाहिए. तो उससे बेटर प्रेजेंटेशन होता है. आपकी दिस इज वन सजेशन. थैंक यू वेरी मच एंड कांग्रेचुलेशन. स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है अपनी इंटरनल होती है, ठीक है. स्ट्रेंथ आपकी है, अगर आपके अंदर आइडिया है तो वो आपकी स्ट्रेंथ है. वीकनेस है उस आइडिया को एग्जीक्यूट नहीं करना. तो ये दोनों चीज़ों को आप ध्यान में रखिए कि जो आइडिया है उसके पीछे पागलों की तरह पैशन के साथ आपको काम करना है. कोई भी आइडिया बुरा नहीं होता है, लेकिन उसका अगर एग्जीक्यूशन आपने अच्छा किया तो वो आपकी स्ट्रेंथ बन सकती है. बात आती है अपॉर्चुनिटी की और थ्रेट. अपॉर्चुनिटी और थ्रेट हमेशा बाहर होता है, मार्केट में है. तो अपॉर्चुनिटी आपने जो आइडिया आपने लिया है वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है. थ्रेट जैसे हम बात कर रहे थे कि क्या कोई और कंपनी, क्या कोई और प्रोडक्ट्स इसमें है, तो थ्रेट को कैसे दूर कर सकते हैं थ्रू डिफरेंशिएशन, कि क्या आप अलग कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट में. तो उस आइडिया में आप क्या डिफरेंशिएशन, यूनिकनेस क्या ला सकते हैं. कि जैसे एग्जांपल था शुगर का, जैगरी पाउडर का था, उसमें क्या आप अलग कर सकते हैं. फिर आपका आइडिया था पोटैटो वेफर्स का, उसमें आप क्या अलग कर सकते हैं. फिर आप पिकल्स लेके आए, उसमें आप क्या, मतलब थोड़ा थोड़ा आपको अलग सोचना पड़ेगा. मार्केट में अगर जाना है तो अपना यूनिक आइडिया होना चाहिए, तो उसके ऊपर आप काम कीजिए. मेरे को लगता है आप इस एज में जो आप सोचते हैं वो बहुत अच्छा है. आपको थोड़ी सी और गाइडेंस, थोड़ा सा और मेंटरिंग मिलेगा तो आप बहुत अच्छे आगे चल के अपने फ्यूचर में अच्छे एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं. ऑल द बेस्ट. सभी प्रेजेंटेशंस काफ़ी अच्छे थे. कुछ प्रेजेंटेशन तो बियॉन्ड इमेजिनेशन थे. प्रेजेंटेशन में हमने देखा कि कुछ लोगों ने जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस है घर पे करते हैं उनको एक प्रोजेक्ट बिजनेस प्लान के रूप में कन्वर्ट करके यहाँ प्रेजेंट करने का प्रयास किया है. तो उसमें कुछ थॉट्स उन्होंने और भी डाले हैं. कुछ प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशंस तो बिजनेस प्लान्स तो बिल्कुल नए जैसे थे. बहुत अच्छा लगा कि ये मतलब एट दिस स्टेज यू आर
presenting such a good, nice business plans. आप सोच सकते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होगा. बस प्रेजेंटेशन क्वालिटी बहुत अच्छी थी, लेकिन थोड़ा सा जैसा आदान जी ने बताया, बात करते समय 1-to-1 सबके साथ कांटेक्ट करना चाहिए. ये अभी आप अर्ली एज में है, ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको ये चीज़ें सीखने को मिलेंगी. लेकिन ऐसे मौके पे आप अगर सबके साथ सबको ध्यान में रखते बात करते हैं तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने में मदद करेगा. और ये भी अच्छा लगा कि कुछ लोगों ने अपने जो प्रोडक्ट बनाए हैं वो खुद यहाँ पे लेके आए. इससे हमें पता चला कि ये सिर्फ आप बात नहीं कर रहे, एक्चुअल जो आपने बनाया है वो यहाँ पे लेके आने से मतलब आपकी वो प्रोजेक्ट के पीछे मेहनत लगन जो है वो दिखाई देती है. तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्लान्स. बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे प्रेजेंटेशंस थे. सारे प्रेजेंटेशन मुझे भी बहुत ही अच्छे लगे, बहुत ही इम्प्रेसिव थे. मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि ये एज में बच्चे इतना अच्छा आइडिया बिजनेस प्लान बना सकते हैं. और आपका मैच्योरिटी लेवल भी मुझे सारे बच्चों का बहुत अच्छा लगा. और ये देख के लग रहा है कि भाई इंडिया काफ़ी आगे बढ़ेगा, क्योंकि इतना यंग जनरेशन में आप इतना पैशन से ये कर रहे हैं, बिजनेस प्लान बना रहे हैं. और मेरा बस एक ही सजेशन और एडवाइस है कि जो भी आपके बिजनेस प्लान है उसके आप छोटे छोटे और प्लान बनाइए, और आपके आजू बाजू सर्कल में जो भी एक्सपीरियंस लोग हैं उनका हेल्प लीजिए और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए. और बड़े इन्वेस्टमेंट एकदम मत करना, छोटे इन्वेस्टमेंट करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए. और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एज में अगर आप करोगे तो 100% आपको सक्सेस मिलेगा. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. सो एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ एक है. ओवरऑल अगर प्रेजेंटेशन देखा तो बहुत वाइड रेंज के इश्यूज को आपने लिया है. यानी बहुत सारे खेती में हो या तो पेड़ लगाने की बात हो या तो रेट अच्छा देने का बात हो, प्रोडक्ट्स बनाना, तो बहुत सारे रेंज बहुत अच्छा है. तो ओवरऑल प्रेजेंटेशन जब देखा तो ये बहुत मेजर एरिया ऑफ स्ट्रेंथ है. ये पूरा इंडियन एग्रीकल्चर के लिए क्या बोलते हैं गेम चेंजर जैसा मुझे तो लगा है एटलीस्ट जब ऐसे आइडियाज निकलेंगे. और दूसरा कि जो भी आपने किया है, मैंने किसी ने ऑलरेडी किया है क्या, तो उनका वो दिख रहा है क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी किया है तो उनका एक्सपीरियंस दिख रहा है. जिन्होंने अभी स्टार्ट करना है जिनको, उनको वही केयर लेना है कि ये शुड बी मोर, यानी वो जो आपने एस्टिमेट बनाया वो सब थोड़ा आपको फिर से रिवीजन करना है कि सच में कितना होगा. स्टार्टिंग स्मॉल जो जैसे सर ने अभी बताया, तब जाके एक्चुअली बड़ा इन्वेस्टमेंट जो भी हो, क्योंकि आप डेफिनेटली इस एज में आपके पेरेंट्स भी आपके आइडिया से एग्जैक्ट होंगे तो उनकी तरफ से ही पैसा भी आएगा, तो वो केयरफुली जाना है. एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट ऐसा स्पेसिफिक कुछ नहीं है. प्रेजेंटेशन स्किल्स एटलीस्ट उस एज में मुझे तो यानी मैंने तो देखा नहीं मेरे क्लासमेट्स में, और मेरे में तो बिल्कुल नहीं था, तो वैसे कुछ बताने का कुछ नहीं है. लेकिन एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. अपना बिजनेस को इम्प्रूव करते ही रहना, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस कि क्या गलती हो रहा है या क्या और कर सकते हैं, तो वो आपको ही सोचते रहना है. तो नहीं तो एक प्लान लिख लिया हमने पेपर पे, उसी से जाएंगे, वो कभी नहीं होता. थैंक यू. मेरे ख्याल से सबने लाइक स्ट्रेंथ वीकनेस सब बताए, तो मैं सिर्फ 3 चीज़ें बताऊंगा कि आप और अच्छा उसमें करो. सबसे पहले जो आपने प्रोजेक्ट बनाया ना, तो अब ये प्रोजेक्ट को यहाँ पे मत छोड़ो. सबसे पहले क्या करो, इस प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल जानकारी लो. ठीक है, टेक्नोलॉजिकल पार्ट होगा, कॉस्ट का पार्ट होगा, आपने बहुत अच्छे से देखा है. इसके साथ साथ कंपटीशन भी देखो कि कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहा है, कैसे बेच रहा है, उनका कॉस्ट क्या आ रहा है. ठीक है, तो इन डेप्थ जो नॉलेज है अपने पूरे प्रोजेक्ट का वो ले लो. दूसरी बात क्या है, अब ये प्रोजेक्ट लाने के बाद इसको जब एग्जीक्यूशन करना है बड़े लेवल पे, उसके लिए क्या क्या चीज़ें लगेगी. मे बी गवर्नमेंट के कुछ सैंक्शंस हो गए, वो लग सकते हैं क्या, कुछ डॉक्यूमेंटेशन लग सकते हैं क्या, मार्केट में जाने के लिए क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या रास्ते हैं. ठीक है, वो देखिए, बिल्कुल वो देखिए ना. और तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो चालू किया है उसको छोड़ो मत. ठीक है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, एक्साइटमेंट स्टार्ट हो जाती है, समटाइम्स हम डाइवर्ट हो जाते हैं. छोड़ो मत, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा गलतियाँ करोगे उतने बेहतर बनते जाओगे. उसको छोड़ो मत, लगा के रखो. बस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. हाय एवरीवन, बहुत अच्छा लगा इस एज में ये सारे आइडियाज़ देख के. कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि ऐसा कोई आइडिया नहीं है जो आप लोगों को अभी बंद करके कुछ और चालू करना है. बस सब आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं. सबको स्टार्ट
ये जैसे जैसे सब लोग बोल रहे हैं कंटिन्यू करो। एक ही एडवाइस दूंगा मेरे एक्सपीरियंस से, ऐसे अर्ली स्टेज कंपनीज में जो मैंने बहुत बार देखा है। आप इन-डेप्थ नॉलेज लो, आप प्लान बनाओ, ये सब बनाओ, बट अगर आपकी जो 3 मेंबर टीम 2 मेंबर टीम अगर वो मतलब साथ नहीं रही तो फिर बिजनेस नहीं रहेगा। तो बेसिकली आपको ये करना पड़ेगा कि आप आइडेंटिफाई करो कौन आपके एग्जैक्ट पार्टनर है जो आपके साथ रहेगा 3-4 साल 10 साल, क्योंकि अगर वो नहीं रहा तो फिर नहीं होगा बिजनेस, राइट। तो ये इस स्टेज में आइडिया एक पार्ट है, प्लान एक पार्ट है, बट जो वो कर रहा है 2 लोग होने चाहिए, 3 लोग होने चाहिए जो पूरी मतलब अपना मोटिवेशन लगाए, पैशन लगाए, और फिर उसके साथ आप ये सब करोगे तो होगा। तो आपके जो पार्टनर है, आपके जो है वो अच्छे से चुनो, और फिर उस मोटिवेशन से आप आगे बढ़ोगे तो सारा कुछ हो ही जाएगा। तो बस वो है। सगळ्यात आधी तर आपल्या सगळ्यांचं मनापासून अभिनंदन आणि स्वागत। आपण सर्वांनी खूप चांगले प्रोजेक्ट प्रेझेंट करण्याचा प्रयत्न केला। शेतीशी निगडीत वेगवेगळ्या गोष्टी मांडण्याचा प्रयत्न केला। We all judges, for us it was very difficult to judge each and everybody and rank each and everybody because you did lot of efforts and tried to make it a successful business plan ये बनाने की आप सभी ने कोशिश की। बहुत जगह बहुत अच्छा रिलेवेंस है, कुछ जगह रिलेवेंस कम है। ये सारा काम करते समय 2 चीजें हमको ध्यान में रखनी है। एक तो हमारा प्लान हाउ इट इज रिप्लिकेबल, कि ये हम कैसा रिप्लिकेट कर सकते हैं, एक बात है। किसान को फार्मर्स फ्रेंडली कैसे हो सकता है, म्हणजे शेतकऱ्याची गरज काय आहे आणि त्याला तो अवगत करण्यासाठी किती महत्त्वपूर्ण आहे as well as किती सोपा आहे का नाही, अशा दोन्ही गोष्टीचा विचार त्या ठिकाणी होणं गरजेचं आहे। भविष्यामध्ये ज्या काही चॅलेंजेस शेतीचे आहेत ह्या चॅलेंजेसला आपण कशा पद्धतीने आपल्या बिझनेस प्लॅन मधून ऍड्रेस करणार आहोत त्याचाही विचार होणं गरजेचं आहे। बऱ्याच ठिकाणी काही थोड्या ठिकाणी आपण थोडासा लॅकुना पण आहे की आपण थोडासा अजून त्यामध्ये थोडासा अभ्यास करून आपल्याला त्याला खूप चांगलं करता येईल असं मला वाटतं। खूप चांगला सगळ्यांनी प्रयत्न यामध्ये केला। निसर्ग, नेचर आणि मॉडर्न टेक्निक्स या सगळ्या गोष्टीचा त्यामध्ये समावेश असणं गरजेचं आहे। कमीत कमी रिसोर्सेस वापरून जास्तीत जास्त आपल्याला कसं देता येईल हाही विचार त्याच्यामध्ये अपेक्षित आहे। तरी सुद्धा आपल्या सगळ्यांचं खूप खूप मनापासून अभिनंदन। आपण खूप चांगला प्रयत्न केला आणि खरं तर एवढ्या सकाळी आपण सगळे तयार आलात आणि खूप चांगल्या पद्धतीने आपण प्रेझेंट केलं। आपल्या सगळ्यांचं खूप खूप अभिनंदन। बहुत अच्छा काम किया आपने अपने बिजनेस प्लान में, इतना ज़्यादा रिसर्च किया है, जाके शेतकरी से मिले, प्रोडक्ट्स बना करके लेकर आए। प्लीज लेके जाना ये सारे प्रोडक्ट्स अपने सो ट्राई किया, टेस्ट किया, उसके बाद कॉस्ट डिटेलिंग पे काम किया, मुनाफा कितना होना चाहिए, कितने में बिकना चाहिए, उसमें सारी डिटेल्स आपने वर्कआउट की। तो एक बिजनेस प्लान के लिए वो बहुत ज़रूरी होता है जो आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया। कुछ मतलब अक्रॉस बिजनेस प्लान कुछ चीज़ें जो आप इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे सर ने भी कहा कि अभी जैसे कॉस्ट आपने वर्कआउट किया उसमें कुछ चीज़ें जैसे ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, मैन पावर, अपने जो लोग लगते हैं उसमें कुछ लोगों ने वो मिस आउट किया है, तो वो आप ध्यान दे सकते हैं उसमें। खेती मतलब लैंड सूटेबल है कि नहीं, आपका वहाँ का क्लाइमेट सूटेबल है कि नहीं। अभी जैसे मशरूम कह रहे हो आप, कुछ चीज़ें कह रहे हो, तो वो भी ध्यान देना ज़रूरी है क्योंकि हर चीज़ हर जगह नहीं मिल सकती।
तो आइडिया भले ही अच्छा हो बट वो वातावरण ज़रूरी होना चाहिए आपके पास, उसका एक मार्केट होना चाहिए जैसे बायोफ्लॉक, तो उधर लोग फिशेस खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे वो मतलब पहले जानना ज़रूरी है। एनवायरमेंट ऑल्सो, जैसे सर ने कहा कि कम रिसोर्सेज में ज़्यादा मुनाफा, तो देखिए कि आपके बिजनेस में या आपके खेती में पानी कम यूज हो या खेती आगे भी उतनी ही मुनाफा कर सके, तो वैसी प्रैक्टिसेस करना ज़रूरी है। एंड ओवरऑल आई थिंक एक लॉन्ग टर्म 1 साल का आपने प्लान बनाया, 6 महीने का प्लान बनाया, बट ये प्लान आगे भी चल सकता है क्योंकि आपने ये प्लान ले लिया बिजनेस, अभी जैसे आपने बिजनेस चलाने का डिसीजन लिया, बट आगे भी आप कर सकते हैं। ये 5 साल 10 साल चलेगा आपका बिजनेस, मुनाफे में चलेगा, लोगों को फायदा होगा, तो वो लॉन्ग टर्म थोड़ा सोचना ज़रूरी है। बट ऑल इन ऑल बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा रिसर्च किया है तो क्योंकि आप लोगों ने आज सच में बहुत अच्छा काम किया है। आप लोग सब 9th क्लास के हैं, राइट? 8 9 इतने साल में इस एज पे आकर बिजनेस प्लान प्रेजेंट करना खुद में एक बहुत बड़ी बात है। तो ये बहुत अच्छा है कि आप लोगों ने ये ट्राई किया कि आप अपनी तरफ से बेस्ट बिजनेस प्लान दे पाए। सुबह नेंसी मैम के साथ जब बात हुई थी तो उन्होंने ये बोला था कि यहाँ ये जरूरी है कि हम ये देखें कि आप बिजनेस प्लान कैसे बना रहे हैं और उसे कैसे पेपर पे ला पा रहे हैं, अपने थॉट को पेपर पे ला पा रहे हैं। तो ये आप लोगों को सबसे पहले देखना होगा। अगर कल आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो विचार चल रहे हैं वो विचार आप पेपर पे ला पाए, क्योंकि जब तक आप सारे विचार पेपर पे लाकर उसको एक सीक्वेंस में लगा के एक के बाद अब क्या करेंगे और हर एक स्टेप पे आगे उसका मार्केटिंग और पीछे जो है उसका प्रोक्योरमेंट, ये पूरा आप जब तक सीक्वेंस नहीं करेंगे ना तब तक आपको बिजनेस प्लान जो है कहीं ना कहीं अटक जाएगा। बहुत जरूरी है कि आप जो भी कर रहे हैं उस थॉट को पेपर पे लाए, विचार को पेपर पे लाए और फिर पेपर पे लाने के बाद उसका रिसर्च करें, देखें कहाँ हो रहा है, जहाँ हो रहा है अगर आप जा सकते हैं तो जाके आइए, नहीं जा सकते हैं तो वहाँ से उनको देखिए, फोन सबके पास होता है, फोन से करिए या फिर आप नेट से करिए। अगर आपके पास नहीं है, आपके पास तो टीचर्स है, आप उनसे पूछिए कि हमारा ये थॉट है, हम इसमें कैसे आगे बढ़ेंगे। आप उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में पूरी माहिती दीजिए, पूरी इंफॉर्मेशन दीजिए, पूरा जानकारी दीजिए कि वो प्रोडक्ट जो है वो क्या है, कैसे है, उसका फायदा क्या है, कॉस्ट क्या है, सब कुछ है। जब आप क्लियर होंगे ना, खुद से क्वेश्चन पूछिए, जब आप सारे क्वेश्चन का आंसर दे पाए तब जाके आपका बिजनेस प्लान एकदम परफेक्ट है। अगर आप खुद किसी भी क्वेश्चन पे अटक रहे हैं मतलब समझ लीजिए कि अभी भी कहीं ना कहीं कोई कमी है। इसलिए अगली बार कोई भी बिजनेस प्लान आप बनाएं तो सबसे पहले क्या करना चाहते हैं वो हमें पता होना चाहिए। दूसरे स्टेप पे जो करना चाहते हैं वो कैसे करना चाहते हैं वो पूरा पेपर पे आना चाहिए। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, अगर ग्रुप में है तो एक दूसरे से इतने क्वेश्चन पूछिए कि आपके सारे क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो, तो कल को जब कोई भी आपसे पूछे आप ये कैसे करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ क्या कैसे करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छे बिजनेस प्लान थे। आई थिंक मैंने बहुत सारे नोट्स लिए हैं। हम आई डोंट नो कितना हम लोग कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, जैसे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहे हैं आपको नोट कर लीजिए, लेकिन हमने एटलीस्ट मैंने तो बहुत सारे नोट्स बनाए जो मुझे नहीं पता था यहाँ के बारे में या कुछ नई चीज़ें, चाहे वो सूरजमुखी की खेती हो, चाहे गाय हो या कुछ टेरेनियम के बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे एटलीस्ट उसको सीखने को मिली आपके पास। आई थिंक बाकी चीज़ों से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बोली है। एक चीज़ जो मैं मेरे घर में बोलना चाह रहा था कि कई बार प्लान आपका कस्टमर की नीड के हिसाब से बनना चाहिए। तो पहले नीड आइडेंटिफाई होनी चाहिए कि क्या चीज़ सॉल्व करने जा रहे हैं, प्रॉब्लम कौन सा सॉल्व कर रहे हैं। कई बार क्या होता है हम लोग पहले सोल्यूशन बना लेते हैं, उसके बाद उसका किसको प्रॉब्लम है उसको ढूंढने निकलते हैं। लेकिन आई थिंक ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप पहले नीड आइडेंटिफाई करो, यहाँ पर शहद की ज़रूरत है या यहाँ इसकी ज़रूरत है या किसान बाहर की नहीं बेच पा रहा है तो उसको प्रोसेस प्रोडक्ट्स बनाएंगे।
वहाँ की नीड क्या है, अगर नीड के बाद आपका बिजनेस का प्लान मेरे हिसाब से करना चाहिए। कई बार बहुत बार ऐसा होता है कि उनको आइडिया आता है, उसका हमारा आइडिया किसी को सामने फिर हम ढूंढते हैं निकलने की एक काम नीड सबसे जरूरी चीज है। और दूसरी बात है कि एक बार नीड आइडेंटिफाई हो गई, आपने प्लान बना लिया या आपका जो भी बिजनेस आइडिया है, वो आइडिया वैसा आइडिया और कितने लोगों के पास है, बहुत सारे लोगों के पास है तो फिर बहुत मुश्किल है आगे लेके जाना। अगर यूनिक आइडिया है तो उस यूनिक आइडिया को फिर उसको वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना एक यूनिक आइडिया छोड़ें जो किसी के पास नहीं है। ऑफकोर्स पेटेंट करवाना चाहिए। आई थिंक आजकल हिंदुस्तान के बाहर तो बच्चों को 5th क्लास में सिखाया जाता है कि अगर कोई अच्छा आइडिया है फटाफट उसको पेटेंट कर लो तो बहुत अच्छा है, नहीं करते तो कॉपी हो जाते हैं हमारे बहुत सारे आइडिया। तो यूनिक आइडिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर सब कर रहे हैं फिर तो कोई खास बात नहीं है और उसमें और कितने प्लेयर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद वो आइडिया को आप बड़ा कितना कर सकते हो। आपने छोटे से गाँव में एक किया और आपने 50 डब्बे बेच दिए, वो धंधा करने का मजा नहीं है। ऐसा होना चाहिए कि एक साथ कैसे वो लाखों लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो ही फिर धंधा बड़ा हो सकता है। वो हमेशा स्केलेबिलिटी कितनी है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको लेके चलना चाहिए। मैम ने बहुत ही अच्छी बोला, क्वेश्चन आप लोग उसमें काम करते हो, जितने आप क्वेश्चन पूछोगे उतना ही आपका चीज वो होगा। जितना आप जाके खुद करोगे, ये तो आपकी एज है गलतियाँ करने की, लेकिन जितनी आप गलतियाँ करोगे इस एज में उतना ही आप सीखोगे। अगर आप दूर से करोगे कोई चीज़, जब तक आप खुद जाके नहीं करोगे तब तक कभी भी नहीं होगा वो चीज़। आई थिंक आपको एक बार कोई भी चीज़ कर रहे हैं घुसना तो पड़ेगा। मशरूम की खेती कर रहे हैं, फूल की कर रहे हैं, या हम लोग कोई गाय पे प्रोग्राम कर रहे हैं, फिश पे कर रहे हैं, आपको जाके करके जितना भी हो सकता है प्रैक्टिकल नॉलेज से बेटर कोई नॉलेज नहीं। किताबों में एक लिमिट तक ही आपको ये समझना, जब आप जाओगे तो आपको जो प्रॉब्लम है वो समझ में आएगी। जब प्रॉब्लम समझ में आएगी तो ही आप उसको सोल्यूशन दे पाओगे। इट डजंट वर्क द अदर वे अराउंड। मुझे बहुत आज अच्छा लगा कि आप लोग करीबन 60-70 लोग आके यहाँ पे इस एज में आके स्टेज क्लियर होता है। जी हाँ, मुझे मालूम है कि जब मैं आपके एज का था 50 लोगों को देख के चुप हो जाता था। जो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आप लोग इधर आए, बातचीत किया, इतना एक आइडिया लेके आए। आजकल का एज यंग एंटरप्रेन्योर का है, नई नई फिनटेक कंपनी आ रही है, नए स्टार्टअप बन रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आज 25 साल से लेके 30 साल वाले CEO या कंपनी के मालिक बन रहे हैं, मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी हम 15 साल से लेके 20 साल में लोग आके कंपनी खोलने चालू हो जाएंगे। जो आज गिने चुने एक आध कोई होता है वो मे भी बहुत मेजोरिटी में आ जाएंगे। एक चीज जो मुझे लगा कि रिस्क आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आपका जो भी बिजनेस आइडिया है उसमें क्या रिस्क होगा, कि इसमें क्या गलती हो सकती है और वो गलती कैसे आप मिटिगेट कर सकते हैं, कि उसको कैसे सुधार सकते हैं। वो एक मैसेज था मुझे ऐसा पर्सनली फील होती है। दूसरा, फाइनेंस सबने कहा 5 लाख रुपया 3 लाख रुपया इतना ईजी नहीं है मिलना, वो कैसे मिलेगा वो एक आपको इनपुट देना चाहिए था। बिकॉज फार्मर को, किसान को पैसा इतना ईजी नहीं मिलता। मैं फाइनेंस से हूँ, मुझे मालूम है इतना ईजी कोई देता नहीं है। बिकॉज किसी को बोले कि लोन देना है, अरे किसान को कैसे लोन दे, तो वो एक मुझे ऐसा लगा कि मिसिंग है। तो आप आगे कभी भी प्रेजेंटेशन करें, आप कहीं बिजनेस लगाने के लिए आप सोचे, वो एक इम्पोर्टेंट थॉट होता है। अगर आप डाल सके तो बहुत अच्छा होता। अदरवाइज मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, बहुत अच्छा आपने काम किया। सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे बॅक टू स्कूल ज्याला म्हणता येईल असा एक एक्सपिरियन्स होता। कारण आम्ही त्या एजमध्ये हे बोलत नव्हतो, ते तुम्ही इथे बोलताय। ती फार जनरेशनचा एक फार मोठा चेंज आहे जो आम्हाला पाहायला मिळाला। आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे ॲग्रिकल्चरमध्ये सुद्धा बिझनेस माइंड कसा आणू शकतो या बऱ्याचशा गोष्टी ते शिकायला मिळाल्या आम्हाला सुद्धा। आम्ही ॲग्रिकल्चरमध्येच 27 वर्ष काम करतोय। इंटिग्रेटेड फार्मिंग आम्ही फक्त IPM साठी बोलतो, इंटिग्रेटेड पेस्ट मॅनेजमेंट, पण इंटिग्रेटेड फार्मिंग हा एक सुंदर कॉन्सेप्ट आहे, सस्टेनेबल कॉन्सेप्ट आहे। म्हणजे घरातील वस्तू रिसायकल करून परत घरातून बिझनेस कसा जनरेट करता येईल, एक सुंदर आयडिया आहे, क्रिएटिव्ह चांगला आहे। तर अशा खूप आयडिया इथे आल्या, ज्याची मी तुम्हाला सगळ्यांनी गाईडलाईन दिली की अभ्यासाची थोडीशी गरज आहे। आणि अभ्यास हा जेवढं तुम्ही प्रश्न विचाराल, जेवढी तुम्ही माहिती घ्या, त्याच्यातून तुम्ही अभ्यास होता निश्चित पुढे जा। आणि पलीचा जो काही लॉंग फॉर्म आहे, तर मला वाटतं की फ्युचर ॲग्रिकल्चरचे अँबॅसेडर तिथे बसलेले, तर मला वाटतं याच्यातनं निश्चित पुढची स्टार्टअप नाही म्हणणार, पण निश्चित एक चांगल्या एंटरप्रेन्युअर्स तयार होतील, एक क्रिएटिव्ह माइंड तयार होतील आणि बिझनेससाठी जे स्केलअप करतील, जे ॲग्रिकल्चरला सस्टेनेबल प्रॉफिट देतील, जे तुम्ही लोक त्या कम्युनिटीमधनं आहात
त्यामुळे मला वाटतं की तुम्हाला किती जास्त जाण आहे प्रश्नांची त्याची उत्तरं तुम्ही शोधता इथे आणि मला वाटतं ती उत्तरं जेव्हा आपण एवढ्या ग्रुपमध्ये काम करू तर निश्चित त्यातनं काहीतरी प्रोडक्टिव्ह निश्चित चांगला निघेल जे शेतकऱ्याच्या आणि देशाच्या भवितव्यासाठी काम करतं. ऍक्च्युली आजचे हे सगळे प्रेझेंटेशन आणि बिझनेस प्लॅन बघून एकतर समजलं की पल्ली खूप खूप चांगलं काम करते कारण आमच्या वयात इथे ओझोला A2 मिल्क जिरॅनियम या सगळ्या गोष्टी आम्ही ॲग्रिकल्चरमध्ये शिकलोय त्या ग्रॅज्युएशनला शिकलोय. 8वी आणि 9वीच्या स्टेजला ह्या सगळ्या गोष्टी जर तुम्हाला समजता A2 मिल्कचे काय फायदे आहेत या सगळ्या गोष्टी तर ही खूप खूप मोठी गोष्ट आहे. बिझनेस प्लॅन्स आणि सर जसं बोलले की म्हणजे ह्या वयात जर तुम्ही लाखोचे PNL करत होते हे ऐकूनच खूप चांगलं वाटलं. पण जसं सर बोलले शेतकऱ्यांना फायनान्स मिळणं एवढं सोपं नाही आहे. त्याच्यानंतर बऱ्याचशा बिझनेस प्लॅनला क्लॅरिटी नव्हती. बिझनेस प्लॅन खूप चांगले होते पण ते का करायचे याचा प्रॉब्लेम काय आणि आपल्याला सॉल्व्ह काय करायचे तर तो कुठेतरी विचार तुम्ही भविष्यात करशालच ज्यावेळेस तुम्ही एक्सपोजर विजिट्स वगैरे करता तुमच्याकडे भरपूर वेळ तर जास्तीत जास्त विजिट्स करा. एक्झिस्टिंग प्लॅन जे तुमचे प्लॅन्स आहेत ऑलरेडी खूप साऱ्या लोकांनी केलेले आहेत असंही ज्यांनी केलेलं म्हणून तुम्हाला करायचे नाही आहेत पण त्यांची लूपहोल फाइंड आउट करा त्यात ते काय शिकले आणि त्यातनं तुम्हाला नवीन काय इम्प्रूव्ह करू शकाल या सगळ्या गोष्टींचा विचार करा आणि नक्कीच भविष्यात ॲग्रिकल्चर केलं तुम्हाला